अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपने अमान में रखे। आज के नावल का नाम है मोहब्बत से मोहब्बत है। इस नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें ताकि आपकी पसंद हम तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के नावल को। सर्दियों के दिन थे। सब लोग उस वक्त तो ख्वाह खरगोश के मज़े ले रहे थे, लेकिन वो उस वक्त अपने कमरे की बालकनी पे खड़ा सिगरेट पे सिगरेट फूंकता अपने गुजरे वक्त को याद कर रहा था। बार बार उसको दो भीगी आंखें याद आती और दिल खुद से सवाल करता, क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? दिल में दिमाग में अजीब बेचैनी सी थी, तो वो उठ के वापस अपने बेड पे आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज उसका इंटरव्यू था। वो बहुत एक्साइटेड थी। वो वैसे ही बहुत लेट हो गई और फिर आगे से ट्रैफिक जाम। वो जी भर के बदमज़ा हुई। वो अभी परेशान ही हो रही थी कि उसका सेल बजा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। अजीब बंदा है, फ़ोन करता है और कुछ बोलता भी नहीं। वो बड़बड़ाई। इतने में ट्रैफिक भी खुल गया और उसने शुक्र का सांस लिया। दिसंबर का महीना था। बोस्टन में काफ़ी ठंड हो रही थी। वो उस वक्त सड़क के किनारे पे चल रही थी। इर्द गिर्द से बेगाना कि कोई उसे देख के कितना हैरान हुआ है, कितना खुश है उसे एक साल बाद देख के। वो उससे बात करने को आगे ही बढ़ा था कि गाड़ी में से एक लड़की उतरी और उसे अपने साथ ले गई। वो कितनी ही देर तक उस जगह को देखता रहा जहाँ से वो गई थी। एयरपोर्ट पे उस वक्त काफ़ी गहमा गहमी थी। उसकी आज दुबई में मीटिंग थी। वो और उसका दोस्त इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद थे। वो वेटिंग रूम में बैठे थे कि उसका सेल बजा और वो शहीर को बता के कॉल सुनने बाहर आया। कॉल ख़त्म हुई तो पीछे से उसके एक और दोस्त ने आवाज़ दी, अरे विजदान, कहाँ गए हो या कहाँ गुम हो यार? बस यार, ऑफिस में काम बहुत है, आज भी मीटिंग के इस सिलसिले में दुबई जा रहा हूँ। ओह, हाँ तुम सुनाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ रस्मी बातों के बाद उन्होंने अलविदा ली। इतने में फ़्लाइट का ऐलान भी हो गया। शहीर भी वेटिंग रूम से निकल के आया। कहाँ थे यार? एक दोस्त मिल गया था, उसने मुख्तसरन बताया और वो दोनों आगे बढ़ गए। जहांगीर हैदर मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन थे और उनकी बीवी मेहरुन्निसा बेगम थी, जो कि बहुत हमदर्द और सुलझी हुई खातून थी। उन दोनों के दो बच्चे थे, वजदान और वानिया। उन्होंने दोनों की परवरिश बहुत आला अंदाज में की थी। वजदान ने MBA किया था और अब अपने बाबा के साथ उनके बिजनेस को संभालता था। वानिया अभी पढ़ रही थी। वजदान बहुत खामोश तबाबंदा था और सुलझी हुई नेचर का था। 6 फीट से निकलता कद, काली मगर चमकदार आंखें, काले सिल्की बाल, सुनहरी रंगत, मर्दाना वजाहत लिए 30 साल वजदान बेहद हैंडसम था। बहुत सी लड़कियों ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर उसने सहूले से इनकार कर दिया। वो ऑफिस पहुंची तो वहाँ इंटरव्यू देने वालों की लाइन लगी हुई थी। वो वेटिंग रूम में जाके बैठ गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। वो इर्द गिर्द का ही जायजा ले रही थी कि उसका सेल बजा। नंबर शनासा देखकर उसने कॉल रिसीव की। कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? यार, इंटरव्यू देने आई हूँ, पर यहाँ तो इंटरव्यू देने वालों का हुजूम लगा हुआ है। तो तुम्हें ज़रूरत क्या है जॉब की? तुम्हारे बाबा का अपना ऑफिस है। हाँ है, बट यार मैं अपने ऑन पे कुछ करना चाहती हूँ। हम ओके, बेस्ट ऑफ लक। एक दो बातों के बाद उसने कॉल मुनक़ता कर दी। तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? हाँ, ठंड देखी है और तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक, बस दिल चाह रहा था वॉक का। व्हाट आर यू मैड? जेनी को जोर का झटका लगा। इतनी ठंड में वॉक का दिल चाह रहा था तुम्हारा? हाँ, उसने कहा तो जेनी खामोश हो गई। रोशनी, तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? यहाँ आना भी तुम्हारा अपना फैसला था। रोशनी होनों सर झुकाए हुए थी। हाँ, मेरा ही फैसला था यहाँ आना, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उससे बहुत दूर चली जाऊँ। लेकिन तुम जो कहती हो ना कि सब भूल जाओ, तो वो मैं चाह के भी भूल नहीं सकती, और उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी आंखें नम होने लगी। जेनी उसे बेबसी से देख के रह गई। वो और शहीर आगे बढ़े कि शहीर को कोई नज़र आया। मैं अभी आता हूँ, कहकर वो चला गया। वो सेल यूज़ करते हुए जा रहा था कि कोई उससे आके टकराया। ओह, संभल के मिस। वजदान ने उसे बाजू से थामकर गिरने से बचाया। उस लड़की का चेहरा रोने की वजह से गुलाबी हो रहा था। उसने सिर्फ एक बार नज़र उठा के वजदान को देखा। थैंक यू कहते साथ वो चली गई, पर वजदान अपनी जगह से हिलना भूल गया। ये क्या हुआ था उसके साथ, वो खुद भी न जान पाया था। चले, शहीर ने आके उसके कंधे पे हाथ रखा। वजदान एकदम होश में आया। हाँ हाँ हाँ। आर यू ओके वजदान? शहीर, अगर मैं ना जा सकूं तो?
क्या हो गया है तुम्हें वजदान? अभी तक तो तुम ठीक थे, अचानक क्या हो गया? शहीर एकदम परेशान हो उठा। वो वजदान ने उस तरफ इशारा किया जहाँ से वो गई थी। क्या? शहीर उस समत देखा। कुछ नहीं। वजदान को एकदम एहसास हुआ कि वो उस वक्त कहाँ है। चलो चले। आज 3 दिन हो गए थे उसे दुबई आए हुए, और उन 3 दिनों में वो उन आंखों को बुला ना पाया था। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है, जिसके बारे में वो जानता तक नहीं है। मीटिंग वगैरह निपटाकर वो वापस होटल में आया जहाँ वो और शहीर ठहरे हुए थे। अपने रूम आया और फ़ौरन चेंज करके वो लेट गया। कुछ देर ही हुई थी आंखें मूंदे कि वो आंखें फिर डिस्टर्ब करने लगी। इतने में बाबा की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, तुम सुनाओ? वो खुशगवार मूड में बोले। जी बाबा ठीक हूँ। मीटिंग कैसी रही? जी पापा मीटिंग बहुत अच्छी रही, जल्द ही मुझे जवाब भी मिल जाएगा, उसने बताया। वेरी गुड मेरे बेटे, मुझे फ़क्र है तुम पे। ऐसे ही दिल लगा के काम करो। थैंक यू बाबा, वो खुशी से बोला। सो बेटा अब कब वापसी हो रही है? इंशाल्लाह कल बाबा। ओके बेटा फ़ी अमानुल्लाह। बाबा से बात करने के बाद उसका जहन कुछ हद तक बहल गया था। उसकी बारी आई तो वो उठी और दरवाज़ा नोक किया। अंदर से कमीन की आवाज़ पे उसने दरवाज़ा खोला। जिनी उसको लेकर घर आ गई। मैं कुछ बनाती हूँ, दोनों मिलकर खाना खाएंगे। नहीं मेरा दिल नहीं है, वो कहकर अपने कमरे में जाने लगी। बिल्कुल नहीं। जिनी ने हाथ पकड़ के चेयर पे बिठाया। जिनी प्लीज़ चुप करो तुम, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वो उसे देख कर रह गई। और वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं है जो तुम आए दिन बैठ के ये शोक मनाती हो। मैं उस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहती। क्यों? क्यों नहीं करना चाहती रोशनी? वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। देखो उस शख्स जिसके लिए आज तक तुम बैठ के रो रही हो, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? ना तुम पे एतबार कर सका ना भरोसा। वो हनूस सर झुकाए बैठी थी। ऐसे शख्स को तो दिल व दिमाग से निकाल बाहर करना चाहिए, और तुम अभी भी उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए बैठी हो। बता सकती हो ऐसा क्यों है रोशनी? वो उठ के जाने लगी तो जेने ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे नहीं रोशनी, मुझे जवाब चाहिए। एक तरफ तुम कहती हो माफ़ नहीं करोगी उसे, और दूसरी तरफ उसकी याद को दिल से लगाए बैठी हो। क्यों? क्योंकि मोहब्बत करती थी उससे, मोहब्बत करती हूँ उससे, और करती रहूँगी। उसकी हर बेवफाई के बावजूद वो फट पड़ी। तुम कहती हो उसे दिल व दिमाग से निकाल बाहर करूँ, तो ये बताओ कि दिल व दिमाग के बगैर कोई ज़िंदा रह सकता है? वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी सांस के बगैर मुमकिन नहीं, और वो तो मेरी हर सांस में बसा है। उससे नफ़रत करना मुझे आज भी नहीं आया, और उससे मोहब्बत किए जाने जाना मेरे बस में नहीं। हाँ मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन उसे बुलाना। वो बेतहाशा रो रही थी। जिन्हीं ने उसे भूलने दिया, वो यही चाहती थी कि वो अपने अंदर की घुटन को बाहर निकाल दे। जिन्नी उसके करीब आई और पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया। वो जिन्नी के गले लग के रोने लगी। वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी सांस के बगैर मुमकिन नहीं, और वो तो मेरी हर सांस में बसा है। उसे नफ़रत करना मुझे आज भी नहीं आया, और उसे मोहब्बत किए जाना मेरे बस में नहीं। हाँ मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन उसे बुलाना। वो बेतहाशा रो रही थी। जिन्नी ने उसे बोलने दिया। वो यही चाहती थी कि वो अपने अंदर की घुटन को बाहर निकाल दे। जिन्नी ने उसके करीब आई जेनी उसके करीब आई और पानी का गिलास उसके होठों से लगाया। वो जेनी के गले लग के रोने लगी। वो आज ऑफिस जल्दी आ गया था। आज ऑफिस में काफ़ी रश था, क्योंकि आज बहुत से लोग इंटरव्यू देने आए थे। इंटरव्यू लेते लेते काफ़ी देर हो गई थी, पर उसे अब तक ढंग का बंदा नहीं मिल सका था अपनी कंपनी के लिए। दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन ये कहकर उसने आने वाले को देखा, और उसे देखकर वो शॉक्ड रह गया। जेनी ने उसे जोर ज़बरदस्ती से खाना खिलाया और उसको सुला के उसके रूम से बाहर आई। वो खुद भी अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन चाह के भी कुछ ना कर सकती थी। सुबह रोशनी जॉब के लिए निकलने लगी तो जेनी ने आवाज़ दी। नाश्ता रेडी है रोशनी, नाश्ता करके जाओ। यार पहले ही लेट हो रही हूँ। वो कल के मुकाबले में बहुत फ्रेश लग रही थी। कोई लेट नहीं हो रही तुम, आ जाओ। वो चेयर पे आके बैठी और नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद वो जाने लगी तो जेनी ने कहा, रोशनी अपने लिए नहीं तो दोस्तों के दूसरों के लिए जीना सीखो, उन लोगों के लिए जो तुमसे प्यार करते हैं। उसने महज सर हिलाया और चल दी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि जिसे वो 15 दिन तक भूला नहीं, वो यूं उसके सामने आ जाएगी। उसके दिल ने एक बीट मिस की। समझ नहीं आ रही थी कि एक लड़की को देख के वो क्यों बेखुद हो रहा है। हालांकि उसके सर्कल में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन ऐसा उसने किसी के लिए महसूस नहीं किया था। फिर सिर्फ उसे देख के क्यों? लेकिन इस क्यों का जवाब उसके पास ना था। वो उसे देख के एकदम होश की दुनिया में आया। हैव अ सीट मिस। रोशाने रोशाने ने डैश फिल गई। नाइस नेम, वजदा ने मुस्कुरा के कहा। थैंक्स।
वजदान ने उसकी फ़ाइल चेक की। रोशाने का तालीमी रिकॉर्ड शानदार था। सो मिस रोशाने, आपका कहीं एक्सपीरियंस है जॉब का? नो सर, ये फर्स्ट टाइम है। कोई बात नहीं, हम ये जॉब आपको दे रहे हैं। आई होप कि आप जल्द काम समझ लेंगी। इंशाल्लाह सर। वो खुश हुई। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। वो उसे देखकर रह गया। क्या वो इतनी खूबसूरत थी या उसे लगने लगी थी? और उसका जवाब उससे यकलफ्ज़ी उर्फ मोहब्बत में मिला था। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। वजदान ने सर हिलाया। ये तसव्वुर ही इतना खुशकुन था कि वो अब रोज़ उसे देख सकेगा। वो घर आई, मामा को देख के उनके गले लगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरे गुड़िया, इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त मामा, मुझे जॉब मिल गई है। कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा को बताया आपने? जी मामा, उनको कॉल करके बताया था। खूब तरक्की करो बेटा। उन्होंने रोशाने का माथा चूमा। मामा, अब तक भूख लग रही है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ, कहकर वो चली गई। रोशाने अपने कमरे की तरफ चल दी। वो घर आया। फ्रेश होकर वो सीधा लॉन में आ गया, क्योंकि शाम की चाय अमूमन लॉन में पी जाती थी। वो लॉन में आया तो वानिया और मामा बाबा बातें कर रहे थे। उसे आता देख कर तीनों खामोश हो गए। मामा उसके लिए चाय बनाने लगी। क्या बातें हो रही हैं भाई? बस कुछ खास नहीं, आओ चाय पियो। मामा ने टाला। वानिया नीचे मुंह करके मुस्कुरा रही थी। वजदान ने उसे देखा। वानिया, तुम बताओ, क क्या क्या भाई? वानिया बौखलाई। ऐसी क्या बात है जिसके पर्देदारी हो रही है? जल्दी क्यों हो रही है भाई? बहुत जल्द पता चल जाएगा। वानिया मानी खेजी से बोली। वजदान ने उसे घूरा तो वो मुस्कुरा के चाय पीने लगी। रात को खाना खाने के बाद उसकी आदत थी वॉक करना। वो वॉक करके आया तो मामा बाबा उस वक्त अपने कमरे में जा चुके थे। वानिया लाउंज में टीवी देख रही थी। वो वहीं चला आया। क्या देख रही हो गुड़िया? कार्टून्स। इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी हरकतें बच्चों वाली हैं। वजदान ने उसके पास बैठते हुए कहा। किसने कहा बड़ी हूँ मैं? अभी छोटी सी तो हूँ मैं। वैसे भी कार्टून्स मासूम लोग देखते हैं, ये भी मेरी तरह मासूम है। वजदान हंसा। तो एक काम क्या करो ना तुम, इन कार्टून्स की जगह अपने आप को आईने में देख लिया करो। कार्टून्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहकर वो हंसने लगा। वान्या ने मुंह बना लिया। जाए, मैं नहीं बोलूँगी आप अब आपसे। ओहो, मेरी बहन तो नाराज़ हो गई। तो अब बताओ कैसे मानेगी? वान्या एकदम सीधी हुई। वादा करें कल शॉपिंग पे लेके चलेंगे। उसने हाथ आगे बढ़ाया। कल? कल तो मैं बिज़ी हूँ। पता था मुझे। वान्या का फिर मुंह बना। ओके बाबा, ओके, ऑफिस से आके ले जाऊँगा शॉपिंग पे। शाम में तैयार रहना। वानिया खुश हुई। वादा करें? वजदान हंस दिया और अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। वादा। अच्छा गुड़िया, ये तो बताओ कि तुम तीनों कल क्या प्लानिंग कर रहे हैं? वो राजदारी से बोला। मैं क्यों बताऊँ? बहना हो ना। वो प्यार से बोला। ओके बताती हूँ। मामा बाबा आपकी शादी का सोच रहे हैं और लड़की देख रहे हैं जो मेरे हैंडसम भाई के साथ अच्छी लगे। व्हाट? वजदान को शौक लगा। इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है भाई? मामा बाबा आपकी शादी करना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? वानी प्लीज़, तुम मामा बाबा को अभी मना कर दो। बट भाई प्लीज़ अभी कुछ ना पूछो। वो उठ के जाने लगा। ओके। वो खामोश हो गई। वो रूम में आके बेड पे लेट गया। दिल व दिमाग में अजब बेचैनी सी थी जो वो समझ नहीं पा रहा था। माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसने आंखें मूंदी तो फिर वो आंखें उसे सताने लगी। उसने झट आंखें वाकी और उठ बैठा। दिल में ख्याल आया कि अपने अजीज़ दोस्त शहीर से शेयर करे और उसने ऐसा ही किया। हेलो शहीर, क्या हुआ वजदान, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत है, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। वजदान बोला। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और फिर वजदान ने गुजरे हुए वो दिन और अपनी फीलिंग सब शहीर को बता दी। दूसरी तरफ शहीर हैरान था। बहुत देर तक जब वो ना बोला तो वजदान बोला। अब बोलो, 20 हो गए क्या? हाँ हाँ नहीं, मैं हैरान हूँ, तुम भी किसी लड़की में इंटरेस्ट ले सकते हो। मतलब ये कि जो सब लड़कियों में लेडी किलर के नाम से मशहूर है, उस लेडी किलर को भी किसी से मोहब्बत हो सकती है। शहीर हंस के बोला। मोहब्बत? वजदान चौंका। हाँ तो और क्या, अब जल्दी से बताओ कौन है वो खुश नसीब? शहीर ने पूछा। खुश नसीब वो नहीं, मैं हूँ, वो एक ट्रांस में बोला। आंखों के आगे वो परी चेहरा छम से लहराया। ओए होए भई, मौसूफ तो मजनून के मुकाबला को पहुंच रहे हैं। शहीर हंसा। वजदान झेंपा। अच्छा बको मत, मैं बिजी हूँ, फिर बात होगी। हाँ हाँ दोस्त तो अब हो गए दुश्मन, अब हमारे लिए टाइम कहाँ? शहीर ने छेड़ा तो वजदान ने हंस के सेल ऑफ कर दिया। आज की सुबह उसके लिए बहुत ही खास थी और आज वो किसी भी कीमत पे लेट नहीं होना चाहता था। वो ऑफिस पहुंचा और इंटरकॉम उठाया। नबील, हमारी नई एम्प्लॉय मिस रोशाने आ गई हैं। जी सर। गुड, उनको मेरे ऑफिस में भेजो और मिस्टर मुराद हसन को भी। ओके सर। अब वो बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा। उसे उस इंतज़ार में भी मज़ा आ रहा था। मैं आई कम इन सर? एक निस्वानी आवाज़ आई। यस कम इन। वो सीधा होके बैठा। वो अंदर आई। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। ब्लैक कलर के ड्रेस में, सियाह घने बालों के
पौनी बनाए, ज्वेलरी के नाम पे सिर्फ कानों में इयररिंग और हाथ में ब्रेसलेट पहने, मेकअप के नाम पर सिर्फ नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाए और आंखों में काजल डाले वो बेइंतहा हसीन लगी। बैठे, उसने खुद को कंपोज किया। थैंक यू, वो बेटी। कि इतने में मिस्टर मुराद भी आ गए। मिस रोशा ये मिस्टर मुराद हसन है और यहाँ के इंचार्ज हैं, और मिस्टर मुराद ये मिस रोशा है इस कंपनी के न्यू एम्प्लॉय। मिस रोशा ये आपको यहाँ का सारा काम समझा देंगे और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। वो मुस्कुराई और वजदान उसकी मुस्कुराहट हर मुस्कुराहट से खूबसूरत लगी। वो उसे देखता रह गया। आज जेनी और रोशनी आउटिंग पे आई थी और ये आउटिंग का प्रोग्राम जेनी ने सिर्फ रोशनी के लिए प्लान किया था। वो लोग घूमने फिरने के बाद एक रेस्टोरेंट में आए। ऑर्डर देकर जेनी पूछने लगी, कैसा रहा आज का दिन? रोशनी मुस्कुराई, बहुत अच्छा जेनी, क्योंकि ये तुमने मेरे लिए किया और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब सिर्फ अपने से जुड़े लोगों के लिए जीऊँगी। मामा, बाबा, भाई और तुम, अब जो भी है यही है। गुड, बट अपने लिए भी जियो, किसी की बेवफाई का बदला खुद से तो ना लो। हाँ, ठीक कहती हो। पता है, जब भी मामा बाबा की कॉल आती है वो मुझे पाकिस्तान आने का कहते हैं, बट मैं नहीं जा सकती। क्यों, पाकिस्तान क्या इसका ख़रीदा हुआ है जो तुम उसके मना करने पे वहाँ नहीं जाओगी? ऐसी बात नहीं है, वो चाहता था मैं उससे दूर चली जाऊँ, पता है। उसने मुझे कहा था कि मैं ऐसे जजीरे पे चली जाऊँ जहाँ मेरे अलावा कोई और ना हो। वो फिर अफसरदा होने लगी। सो तुम क्या उसकी वजह से अपनी फैमिली छोड़ दोगी? पागल हो तुम बिल्कुल। और हाँ, अब उदास होने की ज़रूरत नहीं, वरना अब की बार मैंने नाराज़ हो जाना है। वो मुंह बना के बोली तो रोशनी मुस्कुराई। ओके पापा, नहीं होती, मूड ठीक करो, अब तुम्हें पता ना मुझे मनाना बिल्कुल नहीं आता। तुम ना मनाओ, फिर बताती मैं तुम्हें। वो मुस्कुरा के बोली तो रोशनी भी मुस्कुरा दी। वो घर आई। अस्सलाम वालेकुम मामा बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा मेरी बेटी का दिन? वो जावेद अफंदी के पास आके बैठी तो वो बोले, बहुत बहुत अच्छा बाबा, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, एक दो से तो मेरी दोस्ती भी हो गई है और बॉस भी अच्छे नेचर के हैं। वो तफसीलन बताने लगी तो मामा ने टोका, रोशी, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर बाकी कहानी सुनाना। उठो, शाबाश। ओके मामा। वो फ़ौरन उठी और फ्रेश होने चल दी। रोशा ने जावेद आफंदी और शानसा आफंदी की इकलौती बेटी थी। उससे बड़ा एक भाई था जो कि आर्मी में था। जावेद आफंदी भी आर्मी में कर्नल के ओहदे पर फाइज थे और अब रिटायर हो चुके थे। रोशा ने बेहद खूबसूरत थी, खासकर उसकी सियाह झील सी आंखें, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, लंबे सियाह रेशमी बाल और खूबसूरत सराफे की मालिक। वो ज़ाहिरी तौर पे ही नहीं, बातिनी तौर से भी बहुत खूबसूरत थी। वादा के मुताबिक आज उसे वानिया को शॉपिंग पे लेकर जाना था। वो ऑफिस से आया तो बेहद मसरूर था। वानिया उसे कब से नोट कर रही थी। वो गाड़ी में आके बैठी तो बोली, क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हैं आज तो। आज से मतलब मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, पर आज कुछ अलग है। क्या अलग है? वजदान ड्राइव करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, पता नहीं, पर कुछ तो है। तुम अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दो और चुप करके बैठो, वजदान ने कहा। वानिया फिर मुंह बनाकर बैठ गई। वजदान हंस दिया। गज़लें शुरू से उसकी पसंदीदा रही थी। आज भी वो एक पोइट्री बुक के वर्क गर्दानी कर रहा था कि महसून नकवी के एक शेर पे उसकी नज़रें रुक गई। मुझे आज एक और बार देख के आज़ाद कर दे महसिन, कि मैं तो आज भी तेरी पहली नज़र की कैद में हूँ। वो शेर उसे बहुत भला लगा। वजदान ने कई बार उस शेर को पढ़ा और हर बार ये शेर पढ़ने पर उसे वो याद आई। आज रोशानी को ऑफिस आते एक हफ्ता हो गया था और 3 दिन से उससे बात भी ना हो पाई थी, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी था। कल उसने रोशानी से बात करने का फैसला किया और बेड पे आके आंखें मूंद ली। उसे पता था कि अब उसका चेहरा उसके ख्यालों में आना है। अब तो उसे आदत हो गई थी उसे यूं देखने की, उसे यूं महसूस करने की। वो सुबह ऑफिस आई। लंच ब्रेक होने में अभी आधा घंटा था कि वजदान उसके ऑफिस में आया। वो एकदम अपनी जगह से उठी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मिस रोशानी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। वो खुशी दिली से बोली। उसके होठों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी। वजदान मुस्कुराया। गुड। उस एक हफ्ते में आपने अपने काम को मनवा लिया है, बहुत मेहनती हैं आप। थैंक यू सर। एक बात पूछूं आपसे? वजदान सोच के बोला। जी सर। आपको अपना ऑफिस कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। आपको अपने ऑफिस के लोग कैसे लगे? सर बहुत अच्छे। वो खुशी से बोली। आपको अपने बॉस कैसे लगे? सर बहुत जी जी सर। वही एकदम बौखलाई। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई, कुछ नहीं, और चल दिया। पीछे वो बौखलाई बौखलाई सी उसे जाता देखती रह गई। वजदान अपने ऑफिस रूम में आया। वहाँ शहीर पहले से मौजूद था। वजदान अपनी धुन में मगन था कि शहीर खंकारा तो वजदान चौंका। तुम कब आए? वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए बोला, जब आप इस रूम से गायब थे। और मजीद इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हें तब से नोट कर रहा हूँ जब से आप चलते हुए में मराकबे में पहुंचे हुए थे। वजदान चेपा। क्या तुम भी? कहो कैसे आना हुआ?
बस यार सोचा अपने गद्दार यार को याद कर लूँ जो किसी दोशीज़ा के पीछे अपने पुराने दोस्त को भूल गया। वजदान हँसा। तुम क्या लड़कियों की तरह कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हो? तो ना हो। हाँ, खुद की तो शादी होने वाली है और हमें रोक रहा है। तो तू भी कर लेना, मना किसने किया है तुझे? भिजवा दे रिश्ता उसके घर पे। अभी नहीं यार, कुछ टाइम बाद। वजदान, तू सीरियस है उस रिलेशनशिप के लिए या जस्ट फॉर एंजॉयमेंट ले रहा है? आर यू क्रेजी चाहिए? तुम जानते हो मेरी नेचर को कि मैंने कॉलेज और यूनी के ज़माने में भी इस तरह के काम नहीं किए। मैं ये रिश्ता दिल से निभाना चाहता हूँ। रिश्तों के मामले में बहुत टची और थोड़ा खुदगर्ज भी हूँ मैं, कि जो मेरा है वो बस मेरा है, और जो सिर्फ मेरा है उसके ऊपर पड़ती हुई एक छींट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर वो लड़की कहीं और इंगेज्ड हुई तो? उसके बारे में कभी सोचा ना मैं नहीं मैंने, ना मैं सोचना चाहता हूँ। फिर भी यार, और अगर वो किसी और को लाइक करती हो? अक्सर लड़कियाँ होती हैं जो अमीर आदमी को फंसाने के लिए उनसे चक्कर चलाती हैं। और बस शहीर, वजदान ने हाथ उठा के उसे चुप करवाया, वो और लड़कियों जैसी नहीं है, आइंदा उसके लिए कुछ बोलने में एहतियात बरतना। शहीर खामोश हो गया। जेनी रोशनी से बातें कर रही थी कि जेनी का सेल बजा। रॉल्फ की कॉल थी। रॉल्फ की कॉल है, मैं आती हूँ। जेनी उठ गई और रल्फ का नाम सुन के उसे फिर माजी याद आने लगा। वो माजी के धुंधलकियों में खोने लगी कि पाकिस्तान से बाबा की कॉल आ गई। सलाम दुआ के बाद बाबा फिर पाकिस्तान वापस आने का कहने लगे। बेटा, वो शर्मिंदा है अपने किए पे। उसने जो तुमसे कहा वो गलतफहमी में कहा था। उसको एक और मौका दो। बाबा, ये आप कह रहे हैं जिस आदमी ने आपकी बेटी को लूज कैरेक्टर समझा, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद उसे ज़िंदगी से जाने को कहा, और आप कह रहे हैं मैं उसे एक मौका दूं? बेटा, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट प्लीज़ बेटा। नहीं बाबा, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो फिर रोने लगी। जावेद आफंदी ने मायूस होकर फ़ोन रख दिया। रोशी घर आई तो उसे पता चला कि आज उसका भाई आ रहा है। वो बहुत एक्साइटेड थी। शाम में रोशाने का भाई वलीद आ गया था। वो बहुत खुश थी। और भाई गुड़िया आजकल बड़ा बिजी होती हो कि भाई को फ़ोन करके भी नहीं पूछती। रात को खाना खाने के बाद उसने रोशाने से पूछा, बस भाई ऑफिस का काम ही इतना होता है, टाइम ही नहीं मिलता, थक जाती हूँ मैं। अच्छा, अब भैया के लिए भी टाइम नहीं गुड़िया के पास? सॉरी सॉरी भैया, आपसे ध्यान रखूँगी। वो फ़ौरन बोली तो वलीद हंसा। मामा जॉब वॉब छुड़वाएं इसकी, हम इसकी शादी कर देते हैं। वो एकदम उछल पड़ी। क्यों क्यों भाई, मुझसे बड़े आप हो तो शादी आप ही की होगी पहले। लो, ये क्या बात हुई भाई? खुद ही तो कह रही हो कि मैं थक जाती हूँ, तो इसका ये भी मतलब नहीं कि आप लोग मेरी शादी का भी प्लान कर लें। वली ठीक कह रहा है, लड़का ढूंढने में भी टाइम लगेगा, अभी से ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। मामा तो हाथों पे सरसों जमा के बैठ गई थी। मामा आप भी? और रुहासी हो गई। तो वलीद बोला, अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, आप लोग सीरियस हो गए। आ जाओ गुड़िया, बाहर चलते हैं। उसने रोशाने का मूड ठीक करने के लिए कहा। सीरियस, ये मजाक था? हाँ यार, अब चलें। तो रोशानी ने सुख का सांस लिया। 6 माह हो गए थे उसे जॉब करते हुए, और वजदान से उसकी सलाम दुआ हो गई थी। वजदान का इरादा उसे अब प्रपोज करने का था। वो यही चाहता था कि रोशानी उसे जान पहचान ले। तभी इतने दिन इंतज़ार किया, पर अब वो सब कुछ उससे कहना चाहता था जो वो उसके लिए फील करता था। बस यही मौका की तलाश थी। आज वो ऑफिस आया तो देखा रोशानी किसी के साथ गाड़ी से निकली। पता नहीं क्यों उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। आने वाले ने पता नहीं क्या कहा कि वो जोर से हंसी। वजदान को एकदम गुस्सा आया और वो तेजी से वहां से चला गया और इंटरकॉम उठा के कहा, मिस रोशानी आ गई ऑफिस? जी सर। फाइन। उसने करेडल पटका। थोड़ी देर में रोशानी उसके ऑफिस में आई। सर, ये फाइल कंप्लीट हो गई है, यहाँ रख दे। वो सर पकड़े सीट की पुस्त से टेक लगा के बैठा हुआ था। सर, आर यू ओके? वो कुछ सोचती जाने को मुड़ी। रोशानी, पीछे से वजदान ने पुकारा। जी। वो मुड़ी। तुम्हारे साथ अभी बाहर कौन था? भाई थे मेरे। वो एकदम सीधा हुआ। रियली? जी सर। रोशा ने उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट कर रही थी। पहले कभी देखा नहीं उन्हें? जी सर, वो आर्मी में हैं, मेजर हैं, सो कम कम ही आना होता है। ओ अच्छा अच्छा। वो एकदम खुश हुआ। अब मैं जाऊं सर? हाँ। वो जाने को मुड़ी तो उसने फिर पुकारा, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? जी सर, कहें। आप कहीं इंकेज तो नहीं है? नो सर, बट आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो वजदान को जांचती नज़रों से बोली। वैसे ही। ओके कहकर वो चली गई। फिर वजदान का दिल चाहा वो खुशी से भंगड़े डाले। उसने ये खुशी शेयर करने के लिए फ़ोन उठाया। शहीर ने उससे डायरेक्ट रिश्ता भेजने को कहा कि प्रपोज करने पर वो पता नहीं क्या सोचे। उसने मामा बाबा से रोशाने के हवाले से बात करने का फैसला किया। घर आके वो फ्रेश हुआ। जहांगीर हैदर तो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी थे। उसने मामा से बात करने का फैसला किया और सीधा उनके रूम में आया। मामा, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बेटा कहो। वजदान ने मामा को बेड पर बिठाया और खुद उनके पास नीचे ज़मीन पर बैठ गया। मामा, वो रुका। हाँ बोलो बेटा। उसने मामा का हाथ अपने हाथों में थामा।
मामा, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई पसंद है तो? मेहरुन्निसा बेगम मुस्कुराई। अच्छा जी, तो मेरे बेटे को कोई पसंद आ ही गई। वो झेंपा। कौन है वो लकी लड़की जिसको मेरे बेटे ने पसंद किया है? मामा, उसका नाम रोशाने है। वो ठहर ठहर कर बताने लगा और फिर वो उन्हें सब कुछ बताता चला गया। मेहरुन्निसा मुस्कुराई। तो कब मिलवा रहे हो मेरी बहू से? मामा, मैंने अब तक उससे नहीं बताया है। मैं डायरेक्ट रिश्ता भेजना चाहता हूँ। कल ऑफिस चलें तो मैं आपको मिलवाऊंगा उससे। बट प्लीज़, आप ये शो ना करना कि आप उससे ही मिलने आई हैं। वो लजाजत से बोला तो मामा हंसी। ओके जान, नहीं करती शो। बस खुश? मामा ने उसका माथा चूमा। थैंक यू मामा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेहरुन्निसा ने दिल ही दिल में उसकी खुशियाँ हमेशा कायम व दायम रखने की दुआ मांगी। वजदान मामा को ऑफिस लेकर आया था। वो उसके ऑफिस में बैठी थी। कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं बेटा, अभी तक आई नहीं वो। आती ही होगी मामा। वजदान हंसा। थोड़ी देर में दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कम इन, वजदान बोला और रोशा ने अंदर आई। मामा ने भी मुड़ के देखा। रोशा ने डार्क ग्रीन कलर के ड्रेस में, आधे बालों में कैचर लगाए, बाकी बालों को खुला छोड़े, हाथों में ब्रेसलेट वो हमेशा से पहनती थी, कानों में ईयरिंग्स पहने बहुत जाजिब नज़र लग रही थी। मामा को वो देखते ही बहुत प्यारी लगी। सॉरी सर, आप बिज़ी हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। वो जाने को मुड़ी तो उसने पुकारा, मिस रोशा ने, मेरी मामा से मिलिए। वो आगे आई। मामा अपनी जगह से उठी और प्यार से उसे गले लगाया। और बेटा बैठो मेरे पास। मामा ने साथ वाली चेयर पे उसे बैठने को कहा। वो झिझकती हुई बैठ गई। मामा उससे बातें करने लगी। वजदान की कॉल आई तो वहाँ से उठकर चला गया। 15-20 मिनट बाद वो आया तो रोशाने और मामा में दोस्ती हो चुकी थी। वो मुस्कुराया। वजदान, अब मुझे घर छोड़ दो बेटा। मामा उठी। जी मामा। ओके रोशाने बेटा, अब मैं चलती हूँ। वो उसके गले लगी। ओके आंटी, फिर दोबारा आइएगा। ज़रूर बेटा, अब तो इंशाल्लाह आना ही पड़ेगा, बल्कि बहुत जल्द घर आऊँगे आपके। श्योर आंटी, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। उसे भी वजदान की मामा बहुत पसंद आई थी। वो खुशी से बोली। घर आके उसने मामा को वजदान के मामा के बारे में बताया। तुम्हारे बॉस के पापा का नाम क्या है? जहांगीर हैदर। बाबा, पहले वो ही संभालते थे सारा बिजनेस, अब उनका बेटा संभालता है। जहांगीर हैदर। बाबा सोच में पड़ गए। क्या हुआ बाबा? एक जागीर कॉलेज के ज़माने से मेरा दोस्त था, बट बाद में वो बाहर चला गया था और हमने भी शिफ्टिंग कर ली थी। तब से अब तक रब्ता नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ कहीं ये वही तो नहीं। पता नहीं जावेद, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो बाहर चला गया था, तो पाकिस्तान क्यों आएगा? शायद तुम ठीक कह रही हो। आज संडे था। वजदान ने रोशाना को फ़ोन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस रोशाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फ़ाइन। कैसे फ़ोन किया सर? रोशाने ने पूछा। मोबाइल से। वजदान ने दुबदो जवाब दिया। रोशाने हंसी। क्यों फ़ोन किया? क्यों नहीं करना चाहिए था? ऐसी बात नहीं है सर, मेरा मतलब है सब खैरियत है। हाँ जी, सब ठीक है। दरअसल मामा बाबा आपके घर आना चाह रहे हैं आज शाम। सब खैरियत? जी। श्योर सर, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी, वजदान ने कहा और मुस्कुरा दिया। वजदान से बात करने के बाद वो मामा बाबा को बताने भागी। शाम को वो लोग आ गए थे। जावेद साहब की सोच दुरुस्त निकली थी। वो उनके दोस्त निकले थे। काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे को देख के वो दोनों ही बहुत खुश थे। वानिया भी साथ आई थी। उसे भी रोशा ने बहुत पसंद आई। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोशा ने उसे अपना घर दिखाने ले गई। वलीद भी आया हुआ था। वो भी मिला। दोनों फैमिलीज़ में अच्छे मरासिम बन गए थे। जावेद साहब ने ज़बरदस्ती उन्हें रात के खाने पर रोक लिया था। रात का खाना खाने और चाय के दौर के बाद वो लोग जाने के लिए उठे। मेहरुन्निसा ने रोशाने को गले लगाया। आंटी, फिर आइएगा। जी बेटा, ज़रूर। भाई साहब, अब जब हम दोबारा आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, उन्होंने रोशाने की तरफ देखकर कहा। रोशाने एकदम ठिठकी। 2 दिन बाद जहांगीर हैदर का फ़ोन आया। जावेद साहब और वो कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद जावेद साहब आए और मामा से कहने लगे, उन लोगों ने हमारी रोशाने का रिश्ता मांगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग भी अच्छे हैं। मामा खुश थी। हम्म मैंने सोचने का टाइम मांगा है, आप रोशाने से भी पूछ लें। जी ठीक है। मामा ने रोशाने से इस रिश्ते के बारे में बात की तो वो शौक रह गई। बट मामा, वो मेरे बॉस हैं। हाँ बेटा, हैं, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लड़का अच्छा है, ख़ानदान अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे बाबा उन्हें जानते हैं। वो सब तो ठीक है मामा, पर अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ओके बेटा, जितना टाइम लेना है ले लो। आज तुम्हारे बाबा वजदान से मिलने का कह रहे थे। देखते हैं अब। उन्होंने उसे प्यार से कहा और वहाँ से चली गई। रोशाने ने बाबा से बात करने का फैसला किया। बाबा और वलीद को वजदान बहुत अच्छा लगा था। उनकी तरफ से तो हाँ थी, पर बस रोशाने की हाँ का इंतज़ार था। जावेद साहब स्टडी रूम में बैठे बुक पढ़ रहे थे। रोशाने के आने पर बुक साइड में रखी। क्या हुआ बेटा, खैरियत है सब? जी बाबा, कुछ बात करनी है। वो थोड़ा झिझक रही थी। जी बेटा, खुल के कहो। वैसे भी हम अच्छे दोस्त भी तो हैं ना? बाबा ने मुस्कुरा के कहा।
जी बाबा। वो बाबा मैं कहना चाहती हूँ कि वज़दान हैदर के प्रपोज़ल को हाँ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तरफ देखा जाए तो वो मेरे बॉस हैं। फ़र्ज़ करें मैं हाँ भी कर दूँ तो मेरा ऑफ़िस स्टाफ़ क्या कहेगा और बाकी लोग? बाबा उसकी बात पे मुस्कुराए। बेटा मैं वज़दान से मिला हूँ, वो सेंसिबल बंदा है, वो सब सँभाल लेगा और रही बात बॉस की, तो तुम बस ये बात याद रखो कि तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है। ओके बाबा, वो कुछ सोच के बोली। अगर आपको सब ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यानी मैं अपनी बेटी की हाँ समझूँ? जी बाबा। वो सर झुका के बोली तो बाबा ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। जावेद साहब मुस्कुराए। मामा उन्होंने जवाब नहीं दिया? वज़दान ने पूछा। बेटा उन्होंने सोचने का टाइम मांगा है। मामा 3 दिन हो गए अब तो। वज़दान बेसब्री से बोला तो मामा हंस दी। बेटा वो सोच के ही जवाब देंगे ना। पर इतने में बाबा आए। मुबारक हो भाई, उनकी तरफ से हाँ है, बाबा खुश होके बोले और वज़दान को गले लगाया। अब खुश हो बरखुरदार, उंगलियों पे दिन गिन रहे हो कब से? बाबा ने छेड़ा तो वो जम गया। मामा ने भी गले लगाया और उसका माथा चूमा। अल्लाह ऐसे ही तुम्हें खुश रखे। मामा ने दुआ दी तो वो मुस्कुरा दिया। वानिया जो अभी इतनी देर से खामोश थी बोली, मामा देखें आज तो भाई की मुस्कुराहट ही खत्म नहीं हो रही, वरना तो मुस्कुराते ही नहीं है कभी। तो मामा हंस दी। वज़दान ने उसे घूरी दी तो वो भी हंस दी। उनका इरादा मंगनी का था, पर वज़दान ने निकाह पर जोर दिया तो बात निकाह पे डन हुई और अगले संडे को निकाह की तकरीब रखी गई। निकाह में एक हफ्ता था और वह सना के साथ शॉपिंग पे आई हुई थी कि किसी नज़र उस पे पड़ी। वो जो कोई भी था उस मुल्क का नहीं था। रोशा ने उसे बहुत अच्छी लगी। निकाह का दिन भी आ पहुंचा। रोशा ने वाइट कलर के पाँव को छूती फ्रॉक में और ब्लड रेड कलर के दुपट्टे में दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। वज़दान भी वाइट कलर के कुर्ते में बहुत हैंडसम लग रहा था। निकाह बखैर व आफियत हो गया था। वो रोशा ने आफंदी से रोशा ने वज़दार हैदर बन गई थी। वज़दान तो बहुत बहुत खुश था। निकाह के बाद 3-4 दिन बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। ऑफिस पहुंची तो वहाँ ऑफिस मेंबर्स ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो बहुत हैरान थी। वो अपने ऑफिस में आई तो थोड़ी देर में वज़दान ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। रोशा ने अंदर आई। वैसे अब तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत तो नहीं है रोशा ने। वो एकदम बेतकल्लुफ़ हुआ। जी जी सर। वो झिझकी। वेलकम टू माई स्वीट वाइफ। वेलकम किस लिए? ये मेरा फर्स्ट डे तो नहीं है। वो नज़रें झुकाई बोली। रोशा ने आफंदी का फर्स्ट डे नहीं है, पर रोशा ने वज़दान हैदर का फर्स्ट डे ज़रूर है। वो प्यार से बोला। आइए। वो उसके सामने आके खड़ा हो गया। वो उसके सामने नज़रें झुकाए खड़ी थी। चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो बार बार उंगलियां मरोड़ रही थी। वो मुस्कुराया और उसका हाथ थामे अपनी जेब से एक डब्बी निकाली। उसमें एक डायमंड रिंग थी। वज़दान ने वो रिंग उसके बाएं हाथ की उंगली में पहना दी और उसके हाथ को चूमा। रोशा ने घबराई। ये तुम्हारे लिए। वज़दान मुस्कुराया। मैं जाऊं? रोशा ने बोली। इतनी जल्दी? यहाँ बैठो, कुछ देर मेरे साथ आओ। वो उसे लेकर अपनी चेयर की तरफ गया और उसे अपनी चेयर पे बिठाया और खुद ज़मीन पे उसके पास आके बैठ गया और उसकी हनाई हाथ थाम के बोला, ख्वाब लगता है ये सब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी हो गई हो। वह एक जज़्म के आलम में बोला। रोशा ने उसे देखने लगी। तुम्हें पता है मुझे तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी, उस वज़दान को जो लड़कियों से दूर भागता था। पता है एयरपोर्ट पे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हें याद है तुम मुझसे टकराई थी। रोशनी को याद आया वो अपने दोस्त को छोड़ने गई थी और उससे मिलके आ रही थी कि जब वो किसी से टकराई थी, पर वो तो भूल भी गई थी। उस दिन तुम्हारी आंखों ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था और उसे इत्तेफाक ही कह लो कि तुम मेरे ऑफिस में जॉब करने आई और अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। ये जगह जहाँ तुम बैठी हो ये अब तुम्हारी है और सामने बैठा ये शख्स भी अब तुम्हारा है। रोशा ने वो उसके हाथ पे जोर देकर बोला। वो उठा तो रोशा भी खड़ी हो गई। आई लव यू रोशा ने वज़ान ने कहते उसको अपने साथ लगाया। आई लव यू वेरी वेरी मच। रोशा ने शर्माई। अब जाऊं सर? वज़ान को इस बात की तोका नहीं थी कि वो ये बोलेगी। उसने उसके चेहरे को देखा जो कि सुर्ख हो रहा था। वो हंसा। जाओ, और हाँ ये सर सर बोलना छोड़ दो यार। फिर क्या बोलूँ? रोशा ने मासूमियत से बोली। तुम्हें जो भी बोलना है वो बोलो, बट प्लीज़ सर ना बोलना। वो हंसी। ओके सर। उप्स सॉरी। उसने ज़बान दांतों तले दबाई। वज़दान हंस दिया तो वो भी मुस्कुरा दी। क्या चाहते हो तुम रालिफ अब? जेनी ने रालिफ से गुस्से में पूछा। मैं रोशनी से मिलना चाहता हूँ। व्हाट? उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी तुम बर्बाद कर चुके हो, अब क्या चाहते हो? हाँ प्लीज़ जेनी, तुम्हारी वजह से वो 2 साल से ये सज़ा भुगत रही है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जेनी मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जेनी जेनी दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। शाम में वो सना के साथ पार्क आई। एक बेंच पे बैठकर वो दोनों बातें करने लगी कि एक बॉल उड़ती हुई आके सना को लगी। रोशाने ने बॉल फेंकने वाले को देखा। वो जो कोई भी था उस मुल्क का नहीं था। अंधे को दिखाई नहीं देता?
रोशानी गुस्से से बोली। वो पुरशौक नज़रों से उसे ही देख रहा था। आई एम सॉरी मैम, उनको चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, सना ने कहा। बट आपके दोस्त का मूड ख़राब है अभी भी। वो बात को तोल देने को बोला। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड अब आप यहाँ से जा सकते हैं, रोशानी ने लिहाज बराए ताक रख के कहा। रोशानी स्टॉप यार, सना ने रोशानी को चुप होने का कहा। आप यहाँ के तो नहीं लगते, सना ने कहा। यस मैम, मैं यहाँ का नहीं, बोस्टन से आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा, सो कैसा लगा हमारा मुल्क? सना फ़ौरन खुशी से बोली। तो यूं बेतकल्लुफ़ होने पर रोशानी ने उसे घूर कर देखा। मुल्क भी बहुत अच्छा है और मुल्क के लोग भी, उसने रोशानी की तरफ देखकर कहा। तो रोशानी बोली, तुमने अगर इन्वेस्टर के साथ गप्पे मारने हैं तो मारो, मैं घर जा रही हूँ। और वहाँ से चली गई तो सना भी उसके पीछे भागी। पीछे वो लड़का बहुत दिलचस्पी से रोशानी को जाता देख रहा था। आई लाइक इट, मुझे ऐसी ही लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। अब तो इसके बारे में सब कुछ पता करना ही पड़ेगा, वो खुद से बोला। संडे की शाम को वजदान ने रोशानी को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीबी, कैसी हो? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ये तुम इतना झिझकती क्यों हो? हाँ, शोहर हूँ, हक से मुखातिब क्या करो। जी? क्या जी? कुछ नहीं, रोशानी बोली। अच्छा सुनो, रात को तुम मेरे साथ डिनर पे चल रही हो? मैं? रोशानी हैरानी से बोली। नहीं, तुम्हारी पड़ोसन, वजदान बोला तो वो हंस दी। मुझे पता है आप मुझे बोल रहे हैं। बहुत समझदार हो तुम तो, वजदान हंसा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? रोशानी सीरियस होके बोली। मेरी ये मजाल बीवी की आपकी मजाक उड़ाए, ये नाचीज़, वजदान ऐसे बोला तो हंस दी। अच्छा तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। बट मामा बाबा? मैं उनसे खुद बात कर लूँगा, वजदान ने उसकी मुश्किल आसान की। ओके तैयार रहना, और हाँ रेड कलर का ड्रेस पहनना, मेरा फेवरेट है। वजदान ने फरमाइश की तो वो झेंपी। ओके। वो फ़ोन रखने लगी तो वो फिर बोला, सुनो, आई लव यू रोशानी। रोशानी शर्माई, थैंक यू, और फ़ोन रख दिया। वजदान कितनी ही देर तक फ़ोन को मुस्कुराते हुए देखता रहा। उसने रोशानी के बारे में सारी मालूमात ले ली थी। उसको पता चला कि कुछ दिन पहले उसका निकाह हुआ है। तो पहले तो वो सैड हुआ, फिर उसके दिल में एक ख्याल आया। आखिर को वो अपनी ज़िद का गुलाम था और रोशानी उसकी अब सबसे बड़ी ज़िद बन चुकी थी। उसने कुछ सोचा और अपनी प्लानिंग पर मुस्कुरा दिया। निकाह हुआ है तो क्या हुआ, निकाह टूट भी तो सकता है, वो खुद से बोला। वजदान ने रोशानी के पेरेंट्स से बात कर ली थी। रात को वजदान उसे लेने आया, मामा बाबा से मिला। मैं रोशानी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद मामा रोशानी को लेकर आई। वजदान ने रोशानी को देखा। वो वजदान को आज सारी खूबसूरतियों को मात देती लगी। रेड कलर की फ्रॉक जेब तन किए, लंबे बालों को खुला छोड़े, नाजुक सी ज्वेलरी और हल्के से मेकअप ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। वजदान ने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल किया। अच्छा अंकल आंटी, अब हम चलते हैं, वजदान बोला। वो दोनों को खुदा हाफिज़ कहकर वो लोग बाहर आए। वजदान ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो बेटी तो ड्राइविंग सीट पे आके बैठा। बहुत खूबसूरत लग रही हो रोशी, वो उसे देखते हुए बोला। थैंक यू, वो झेंपी। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन तक रुखसती करवा ही लूँ, तुम्हारी, और अपने घर ले ही आऊँ। रोशानी को ढेरों शर्म ने आ घेरा। क्या बोलती हो, करवा लूँ? वजदान ने छेड़ा। नहीं। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? वो दुबदू पूछे जा रहा था। मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? उफ वजदान, कितने सवाल करते हैं आप। वजदान ने झटके से साइड में गाड़ी रोकी। क्या हुआ? रोशा ने हैरान हुई। फिर से बोलो। क्या? जो पहले कहा। क्या कहा मैंने? वो मासूमियत से बोली। नाम लो दोबारा से मेरा। वजदान। रोशा ने मुस्कुरा के बोली तो वजदान ने बेख्तियार उसके कंधे पे बाजू हमाइल किया और उसे खुद से करीब किया। वजदान आप श्श। उसने उसके होठों पे अपनी उंगली रख के उसे चुप कराया। उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक कम था। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार तुमने मुझे मेरे नाम लेके मुखातिब किया है। आज तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में और बढ़ गई है। अब और नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। बात करता हूँ मैं तुम्हारी रुखसती की। रोशानी एकदम दूर हुई। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। नहीं प्लीज़, अभी रुखसती नहीं, अभी तो निकाह हुआ है हमारा। सो यार, बीवी हो तुम मेरी। जी वो सब तो ठीक है, पर प्लीज़ अभी नहीं, वो लिजाजत से बोली तो वो हंस दिया। ओके बाबा, और कोई हुक्म? नहीं बस, वो नज़रें झुकाए मुस्कुरा कर बोली। डिनर के बाद उसने रोशानी को घर ड्रॉप किया और खुद भी घर आकर फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद वो तस्वीरें देखने लगा जो उसने और रोशानी ने एक साथ बनाई थी। वो देखकर मुस्कुरा दिया। वजदान ने सेल ऑफ करने से पहले रोशानी को मैसेज किया, जो कि रोज़ सोने से पहले करता था, और बेड पर लेट गया। रोशानी को सोचते सोचते जाने कब उसे नींद आ गई उसे पता न चला। रोशानी सोने के लिए लेटी तो वजदान का मैसेज आया। आई लव यू रोशानी। वो मुस्कुरा दी। ये वो मैसेज था जो उसे दिन में पता नहीं कितनी बार आता था। भले रोशानी ऑफिस में हो या ना हो, रोशानी इस 3 लफ्ज़ी मैसेज को दिन में कई कई बार पढ़ती। इन 3 लफ्ज़ों में बहुत से मफहूम पना थे।
जिन्हें वो रोज़ महसूस करती, रोज़ जीती। अब तो उसे आदत हो गई थी उसके मैसेज की। उसने आज रोशानी को एक होटल में देखा था किसी के साथ। यकीनन वो उसका शौहर था। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और सही वक्त का वेट करने लगा। अगले दिन जेनी ने रोशनी को रालिफ की कॉल का बताया। जेनी, वो रालिफ तुमसे बात करना चाहता है। व्हाट? इतना सब होने के बावजूद अब वो मुझसे क्या बात करना चाहता है? वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए की। नो, नेवर, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने गुस्से से कहा और चली गई। वो अब रोशानी से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए हर उस जगह पे जाता जहाँ वो मौजूद होती। एक तरह से वो उसका पीछा कर रहा था और रोशानी के करीब आने के लिए उसने सना से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अक्सर पार्क जाता क्योंकि सना और रोशानी वहाँ होती थी। इस शाम भी वो दोनों पार्क में बैठी बातें कर रही थी कि वो चला आया। ओह हाय, हाउ आर यू? सना ने उससे पूछा। फाइन, यू? आई एम ऑल्सो फाइन, सना ने खुशदिली से जवाब दिया। रोशानी चुप बैठी थी कि सना बोली, रोशानी चाहते हैं कि हम उन्हें इस शहर की सैर करवाएं। रोशानी ने एकदम घूर के देखा। और वो क्यों? क्योंकि ये यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं तो इन्हें पता नहीं है इस जगह का। तो इतने दिन ये क्या कर रहे थे? और सैर करने के लिए इन्हें हम ही मिले हैं? उफ रोशानी, ये दोस्त हैं अब हमारे, सो प्लीज़ ना और सवाल ना करो और बताओ। रोशानी ने कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है। ओ थैंक यू रोशानी, वो खुश होकर बोला। पर क्या रोशी? सना बोली। यार मामा पापा से तो मैं पूछ लूँगी, बट कहीं वज़दान को बुरा ना लगे। तुम्हारा हस्बैंड क्या इतना नैरो माइंड है? वो बोला तो रोशा ने एकदम गुस्सा हुई। यू जस्ट शट अप, ओके? वो नैरो माइंड नहीं है, मेरे लिए कॉन्शियस है। और ये तुम्हारे मुल्क नहीं है जहाँ हर कोई आज़ाद घूमता फिरता है, ये पाकिस्तान है। और यहाँ के आदमी जितने ओपन माइंड हो, लेकिन अपनी वाइफ को गैर आदमियों के साथ घूमने की इजाज़त नहीं देंगे। तो उसे ये बोल दो कि तुम अपनी दोस्त को लेकर जाना है घुमाने, वो कौन सा तुम्हारी जासूसी करेगा? उसने सुकून से कहा। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने शौहर से झूठ बोलूं? इसमें झूठ क्या है रोशाने? मैं तुम दोनों का दोस्त ही हूँ और बाहर से आया हूँ। हाँ रोशी प्लीज़। फिर सना और उसने बहुत समझाया तो वो मान गई। ओके। फिर अंदर से उसका दिल बहुत घबराया हुआ था, उसे खुद भी ना पता था कि वो अपनी बर्बादी पे कदम रखने जा रही है। और दूसरी तरफ उसे अपनी फतेह बहुत करीब से नजर आ रही थी। वजदान ऑफिस में बैठा था। रोशाने ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि वो 2 दिन की छुट्टी करेगी। खैरियत रोशाने, सब ठीक तो है ना? उसने पूछा। जी सब ठीक है। फिर 2 दिन की छुट्टी किस बात की? तुम्हें पता है ना मेरा दिन नहीं गुजरता तुम्हारे बगैर। रोशाने हंसी। 2 दिन की ही तो बात है। तुम मुझसे पूछो 2 दिन कितने ज़्यादा होते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ क्यों नहीं आओगी? रोशाने का दिल चाहा सच बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा वो कितनी मोहब्बत करता है उससे, कहीं बुरा ना लगे उसे। तभी बोली, वो मेरी दोस्त आई हुई है बाहर से, तो उसने ज़िद की है कि मैं उसे अपना सिटी दिखाऊं। रोशानी ने पहली बार उससे झूठ बोला था, इसलिए घबरा रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ओके एंजॉय करो। थैंक यू कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रोशानी ने झूठ बोलकर बहुत गिल्टी फील कर रही थी। वो ऑफिस से निकल रहा था कि वजदान के पास अननोन नंबर से कॉल आई। हेलो वजदान स्पीकिंग। कैसे हो वजदान? कौन बात कर रहे हैं? आप हमें जानकर क्या करेंगे? रोशानी का सुनाई कैसी हैं? आप कैसे जानते हैं मेरी बीवी को? उन्हें कैसे नहीं जानेंगे हम? वजदान साहब, कुछ साल पहले वो इसी तरह हमारे साथ भी थी। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुंह संभाल के बात करो, वरना क्या? हाँ, सच्चाई हमेशा कड़वी ही हुआ करती है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद जाके देख लें कि वो इस वक्त कहाँ और किसके साथ है। मुझे कुछ नहीं जानना, भरोसा है मुझे उस पर। वो गुस्से से बोला। ओह! आपकी मर्ज़ी, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ कि वो कहाँ है। और कॉल कट गई। वो गुस्से में कितनी ही देर वहीं बैठा रहा। वो लोग आज सी व्यू आए थे। सना को तो पानी से डर लगता था, इसलिए वो और रोशानी पानी की तरफ आ गए थे। सी व्यू उसकी फेवरेट जगह थी। वो दोनों पानी एंजॉय कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे, ये जाने बगैर कि उन्हें कोई देख रहा है और पत्थर का हो गया है। वसदान सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए वहाँ गया था। फिर जो उसने देखा उसे बिल्कुल यकीन न आया कि वो उसकी रोशानी थी। घर आके वो कमरे में बंद हो गया। मामा वानिया सब ने बुलाया, बट उसने दरवाज़ा ना खोला। वो बहुत डिस्टर्ब था। रात को उसने रोशानी को फ़ोन किया। हेलो रोशानी, किसके साथ गई थी तुम? आपको बताया तो था। अच्छा, दोस्त का नाम क्या है? वो एकदम बौखलाई। मारिया, उसने कहा, और वजदान को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उसने फ़ोन रख दिया। आज 1 हफ्ता हो गया था। वजदान ने कॉल तो किया, उसे मैसेज तक ना किया था, और वो परेशान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वजदान ने उसे 1 हफ्ते में भी पलट के नहीं देखा था। वो ऑफिस जाती तो वो उससे मिले बगैर चला जाता या आता ही नहीं था। उसने सोचा आज वो उसे खुद कॉल करेगी। 2-3 बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया था, लेकिन फ़ोन उठाने वाला खामोश था। हेलो, हेलो वजदान, रोशानी बोली, और पहली बार वजदान को उसके मुंह से अपना नाम जहर लगा। वजदान हेलो, वो फिर बोली।
वो बस इतना बोला, आंखों में फिर जलन होने लगी थी। आप बात क्यों नहीं कर रहे? रोशा ने बोली। आपको पता है मैं आपसे इस बात पे नाराज़ भी हो सकती हूँ। वजदान तल्खी से मुस्कुराया। अब फ़र्क नहीं पड़ता। रोशा ने चौंकी। जी? रोशा ने मैं बिज़ी हूँ और कह के फ़ोन रख दिया। रोशा ने कितनी ही देर फ़ोन को देखती रही। शाम में वो तीनों पार्क में मौजूद थे। उसने ये बात सुना और उससे डिस्कस की तो वो बोला, तुम्हारे हस्बैंड का कहीं तुमसे दिल तो नहीं भर गया? वो हंसा। वो ऐसे नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, और वैसे भी उनके सर्कल में बहुत सी खूबसूरत गर्ल्स होंगी। आखिर कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन है। उसने रोशाने के दिल में शक का बीज बोना शुरू कर दिया था। जो तुम्हें दिन में 100 बार याद करता था, उसने तुम्हें इतने दिन ना पूछा। कोई सॉलिड रीज़न तो होगा ना यार। नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि उन्हें इस झूठ का पता चल गया है। रोशा ने सोच के बोली। यार उन्हें कैसे पता चलेगा जब तुम हमने बताया ही नहीं? सना ने कहा तो रोशनी ने सर हिलाया और सोच में पड़ गई। वो उसको देखता हुआ दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पे खुश हो रहा था। अब ऐसा अक्सर होने लगा और रोशानी को भी यकीन होने लगा कि वो अब कहीं और इंटरेस्टेड है। रोशानी ने दोबारा वजदान को फ़ोन ना किया। रोशानी उसकी खामोशी को कुछ और रंग देने लगी थी। वो अपना बोला गया झूठ भूल चुकी थी और झूठ को भुलाने में सबसे बड़ा हाथ उस लड़के का था। उसने काफ़ी सारी पिक्स खींची थी रोशा ने और अपनी, और कुछ एडिटिंग कर दी थी। बस अब उसे सही वक्त का इंतज़ार था। सब ठीक तो है ना बेटा, वजदान और तुम में? वो घर आई तो मामा ने पूछा। क्यों, क्या हुआ मामा? क्योंकि इतने दिन से वो आया नहीं है, 1 माह हो गया है उसे। तुम्हारे फ़ोन पे बात तो होती है ना उससे, तो पूछना। मामा उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, अब उनकी अपनी मसरूफियात हैं। मुझे क्यों पूछेंगे? वो तल्खी से बोली तो मामा चौंकी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो बिजी होगा, तुम खुद फ़ोन कर लो ना उसे। वो अब उन्हें क्या बताती। बस जी करके अपने कमरे में आ गई और कमरा बंद करके वहीं बैठ गई। आंसू टूट टूट के उसकी गोद में गिरने लगे। तुम धोखेबाज हो वजदान, मैंने तो पूरी सच्चाई के साथ ये रिश्ता जोड़ा था, पर तुमने। और वो रो दी। वो लेटा हुआ था, उसके अंदर का चीज बढ़ने लगा तो वो उठ के बालकनी पे आ गया कि फिर से उस नंबर से कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की। वजदान, क्यों फ़ोन किया है? बस इतना बताने के लिए कि कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे ऑफिस एड्रेस पे। अहम है, देख लेना, और हाँ प्लीज़ रोशाने को मुझे दे दो वापस। वो जैसी भी है मैं गुजारा कर लूँगा। तुम यू जस्ट शट योर माउथ। दफ़ा हो जाओ, आइंदा मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और रही रोशाने तो उसे मैं खुद देख लूँगा। उसने गुस्से में कहकर मोबाइल दीवार पर दे मारा। वो ऑफिस रूम में पहुंचा। टेबल पे एक पैकेट पड़ा था। उसने वो पैकेट उठाया। नबील, मेरे ऑफिस में आओ। उसने नबील को फ़ोन करके बुलाया। वो फ़ौरन आया। जी सर, ये पैकेट यहाँ किसने रखा है? सर, एक बच्चा आया था, वो ये देकर गया है। आपका नाम लिखा था तो मैंने यहाँ रख दिया। ओके, तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद वो पैकेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। धड़कते दिल के साथ वो खोला। उसमें कुछ तस्वीर थी। एक के बाद एक वो देखता गया और गुस्सा उसकी आंखों में बढ़ने लगा। दुख, तकलीफ, गुस्सा क्या नहीं था उसकी आंखों में। अजियत से अजियत थी। उस गुजरे हुए वो दिन याद आए जब रोशाना उसके साथ थी। उस हंसी, उसकी मुस्कुराहट, सब एक ढोंग लग रहा था उसे। उसने वो सारी तस्वीरें फेंक दी और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। रोशा ने, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुमसे पाकीज़ा मोहब्बत की थी, एक पाकीज़ा बंधन बांधा था तुम्हारे साथ। फिर क्यों? क्यों रोशा ने? उसने हाथों में अपना सर रख दिया। आंखों के गोशे गीले होने लगे थे। मैं इतना बेबस हो गया हूँ रोशा ने, कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत मेरी रगों में खून की तरह गर्दिश करती है। काश रोशाने तुम ऐसी ना होती, तुम बस मेरी रोशाने होती, सिर्फ मेरी। वो यूं ही बैठा था कि उसका मोबाइल बजा। वही नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। अब क्या रहता है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो, बताओ। अब और भी कुछ है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? अभी तो नहीं, पर बहुत जल्द। उम्मीद है पार्सल मिल गया होगा। अल्लाह हाफिज। कह के उसने फ़ोन रख दिया। वो कितनी ही देर यूं ही बैठा रहा। रोशाने बहुत गुमसुम रहने लगी थी। मामा बाबा को उसकी फिक्र लगी रहती थी। 2-3 बार उन्होंने वजदान से बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ ना बोला। दूसरी तरफ वजदान के पेरेंट्स भी फिक्रमंद थे। उन्हीं दिनों एक दिन सना का फ़ोन आया। हेलो रोशाने, आज रालिफ, वही लड़का जो बाहर से आया था, की बर्थडे है, तो उसने हमें अपने होटल में बुलाया है जहाँ वो ठहरा है। मैं नहीं जा रही। ओ कम ऑन यार, आ जाओ ना। वो वैसे भी कल परसों चला जाएगा। बहुत मिन्नतों के बाद वो मानी। ओके, बट उसे कोई और जगह नहीं मिली सेलिब्रेट करने की? ऑकवर्ड लगता है। क्या ऑकवर्ड लगता है? बस चलेंगे हम, कह के उसने फ़ोन रख दिया। रालिफ रोशाने के माइंड को अपने मुताबिक सेट कर चुका था। वो काफ़ी हद तक वजदान से मुतनफ़र थी। अगले दिन वो रालिफ की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ रालिफ ने वजदान को फ़ोन करके उसे अपने होटल बुलाया। उसे जल्द से जल्द सब वाइंड अप करना था। उसे ये तो पता चल गया था कि वजदान उसे तलाक नहीं देगा और ना रोशाने उससे अलग होगी। अपनी हार उसे बर्दाश्त न थी, इसलिए उसने तय किया कि वो अगर उसकी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। जेनी किसी काम से रोशनी के कमरे में आई तो देखा रोशा ने अपनी अलमारी फैलाए बैठी थी और एक एक चीज़ को सेट करके रख रही थी। क्या हो रहा है स्वीटी? जेनी ने कहा तो रोशा ने मुस्कुराई।
यार अपना सामान सेट कर रही हूँ। मैं हेल्प करवाऊँ? नहीं थैंक यू, तुम बैठो। उसने बेड पे से कागजात साइड में किए और उसे बैठने की जगह दी। क्या सोचा तुमने पाकिस्तान जाने के बारे में? रोशानी का काम करता हाथ रुका। क्या सोचना है, कुछ नहीं। रोशनी ऐसे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तुम निकाह शुदा हो, बजाय अपने मसले को सुलझाने के उसे तोल दे रही हो। जेनी प्लीज़। वो उसके पास पड़े कागजात उठाने लगी तो बेध्यानी में उसके हाथ से कुछ कागजात गिरे। जेनी ने बैठे बैठे वो कागज़ उठाए और देखने लगी। वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट था। वो देख के शॉक्ड रह गई। रोशानी आफंदी? रोशनी एकदम पलटी। तुम्हारा नाम रोशन आफंदी है? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा नाम रोशनी है। वो शॉक्ड थी। रोशन और सना रालिफ के होटल पहुंचे जहां वो ठहरा हुआ था। रालिफ ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुए। हैप्पी बर्थडे रालिफ। दोनों ने उसे विश किया तो वो हंसा। थैंक यू एंड थैंक्स अगेन यहाँ आने के लिए। इट्स ओके, तो फ़र्ज़ था हमारा क्योंकि तुम दोस्त हो हमारे, सना बुज़दिली से बोली। आओ बैठो ना। नहीं हम चलते हैं। अब चलो सना। रोशन ने थोड़ा घबरा भी रही थी कि वो यूँ किसी के होटल रूम में नहीं आई थी। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम लोग? मैं नहीं जाने दूंगा। रालिफ ने उन्हें रोका तो वो बैठ गई। आओ केक काटते हैं, सना बोली तो रालिफ बोला। ओहो यार, मैं केक लाना तो भूल ही गया। रुको लाता हूँ मैं, यहाँ पास में एक शॉप है। नहीं तुम्हारा केक मैं लाऊंगी, सना बोली और उठकर जाने लगी। पर तुम क्यों? क्योंकि हम दोस्त हैं, और जाने लगी। रालिफ खुश था। सब उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, रोशानी घबरा रही थी। अरे यहीं पास में शॉप है, मैं आती हूँ, तुम बैठो। उसने रोशानी को बिठाया और खुद चली गई। दरवाज़ा रालिफ ने जानबूझ के खुला छोड़ दिया। यू ओके? रालिफ ने पूछा। हम्म। कॉफ़ी? उसने कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाया और जैसे ही वो पकड़ने लगी कॉफ़ी का कप रोशानी के हाथ पे गिर गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रोशानी समझ ही ना पाई। रालिफ उठ के उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ा। ठीक उसी वक्त वजदान वहाँ पहुंचा और ये सब देख के उसकी आंखों में खून उतर आया। वो आगे बढ़ा और धक्का देकर रालिफ को दूर किया और रोशाने को खींच कर थप्पड़ मारा। तो ये है तुम्हारी नई मसरूफियात? वो रोशाने से बोला। वजदान चुप। जो सुनना था सुन लिया, जो देखना था देख चुका हूँ। और अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने यूँ खड़ी हो? वैसे इससे पहले और कितनों के होटल में यूँ जा चुकी हो तुम? रालिफ आगे बढ़ा। यू मिस्टर, जबान संभाल के बात करें। तुम चुप रहो, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। वजदान ने उसे बावर कराया। और तुम? रोशाने, क्या समझा था मैंने तुम्हें, और क्या निकली तुम? रोशाने सकते के आलम में सुन खड़ी थी। क्या वजदान भी उसके लिए ऐसा कह सकता था? क्या उसका वजदान उस पर शक कर सकता था? तुम फ़रेब हो, तुम्हारी मोहब्बत फ़रेब है, तुम्हारी हर बात फ़रेब है। नहीं पता था कि मेरी बीवी भी बदकिरदार औरतों में शामिल है, जिसे मैंने बहुत चाहा था, जो मेरी ज़िंदगी थी। बस वजदान, बस। धोखा मैंने दिया या तुमने? फ़रेब मैं हूँ या तुम? वजदान हैदर, मैंने नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। उसे बुला दिया जिससे तुमने निकाह किया था। अब मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? रोशानी चीख कर बोली। धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो वजदान, तुम। वजदान तल्खी से हंसा। अफसोस रोशाने, तुम मेरी मोहब्बत कभी समझ ही नहीं पाई। मोहब्बत कहकर रोशाने ने मुंह फेर लिया। आंसू तो तवातर से उसकी आंखों से गिर रहे थे। वजदान ने उसे बाजुओं से थमा और उसकी आंखों में देखा। पता है अब मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ? नफरत करता हूँ मैं तुमसे रोशाने। रोशाने के आंसू एक बार फिर बहने लगे। उसने वजदान की आंखों में बेयकीनी से देखा। ओहो, अब इनका असर नहीं होगा मुझ पे। तुम्हें पता है जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तब इन आंखों से मोहब्बत हुई थी मुझे, और अब जब तुम मुझसे जुदा हो रही हो तो अब इन आंखों से नफरत महसूस हो रही है। उसने एक झटके से उसे छोड़ा। चली जाओ ऐसे सुनसान जजीरे पे जहाँ तुम्हारे अलावा कोई ना हो, जहाँ वजदान हैदर ना हो, जहाँ से रोशानी वजदान हैदर मुझे कभी याद ना आए। चली जाओ, दूर चली जाओ मुझसे, बहुत दूर। और कहते साथ वो रुका नहीं। रोशाने वहीं बैठती चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। इतने में सनाई तो रोशाने को रोता पाया। रालिफ, क्या हुआ है यहाँ? और वजदान भाई इतने गुस्से में क्यों निकले हैं यहाँ से? रोशाने, रोशाने क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? सब खत्म हो गया सना, सब। वो रोते रोते बोली। रालिफ, तुम ठीक कहते थे, मुझे छोड़ना उसके लिए आसान बात है। मैं उनकी नज़रों में मैं एक बद किरदार लड़की हूँ। मुझे छोड़ने के लिए इतना रकीक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने मुझ पर। कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं, कभी नहीं। और उसके बाद वो इतना रोई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। बोलो रोशनी। हाँ मेरा नाम रोशाने है। जेनी, मैं तो इस नई दुनिया में खुद को खोने आई थी। ये वो नाम है जिसे 2 साल से अपनी ज़बान से नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि उसे इस नाम से अब नफ़रत है। जेनी, मुझे पूरी बात बताओ रोशनी, मामला क्या है? और जेनी के कहने पर रोशाने ने सारी बात कह डाली। ओ माय गॉड रोशनी, तुम पागल हो। तुमने एक अजनबी की बात पे भरोसा किया और अपने शौहर से झूठ बोला। तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो? उसने क्या किया मेरे साथ, वो नज़र नहीं आता तुम्हें? रोशनी, उसने जो किया इस सिचुएशन में कोई भी होता तो यही कहता।
ये ही करता, गलती तुम्हारी है ना, तुम झूठ बोलती और ना ऐसा होता। तुम उसे बेवफा कहती हो, अब खुद अंदाज़ा कर लो कि क्या सच में वो ऐसा है। मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, पर उसकी इतनी बड़ी सज़ा। रोशनी, ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ झूठ का ही है। जेनी ने कहा तो उसने चौंक के जेनी को देखा। और मेरा मशवरा है कि तुम्हें पाक जाना चाहिए। पर जेनी, उसने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया वो, उसके बारे में तुम उससे बाद में पूछ लेना, पहले उससे माफ़ी मांगो। जेनी उसे समझाने लगी और उसे पाकिस्तान जाने के लिए मनाने लगी। बोस्टन आने के बाद उसकी रालिफ से मुलाकात हुई, वो दोनों बातें करने लगी। रालिफ के दोस्त की कॉल आई, वो उससे बात करने के लिए आगे चला गया। हाँ यार, काम तो हो गया। तुम्हें तो पता है ना, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। रोशानी भी उन्हीं चीज़ों में से एक है मेरे लिए। वो मेरी नहीं हुई तो उस वजदान की कैसे हो सकती थी। बस मामला ही ख़त्म कर दिया मैंने। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो ज़ोर से हंसा और मुड़ा तो देखा रोशान ने पीछे ही खड़ी थी और सब सुन चुकी थी। रोशान ने, तुम चटाक। रोशानी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। इसी लायक हो तुम, पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, सोचा भी कैसे। हाँ, उसने रालिफ का गिरेबान पकड़ लिया। तुम मुझे पाना चाहते थे, तुमसे ज़्यादा खुद गर्ज आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। लानत भेजती हूँ मैं तुम पे। और जाने लगी तो रालिफ ने उसका हाथ पकड़ा। रोशाना आई एम सो रोशा ने पलटी और एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारा। आइंदा मेरा हाथ पकड़ने तो क्या, मेरे सामने आने की भी ज़रूरत ना करना, वरना जान ले लूँगी तुम्हारी। और वहाँ से चली गई। जेनी, तुम ठीक कहती हो, मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। वलीद भाई की शादी भी है अगले हफ्ते। गुड। पर हाँ, मैं उससे नाराज़ ही रहूँगी। उफ़ तौबा लड़की, हद है। अच्छा भले नाराज़ रहना, पर पाकिस्तान जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या गुनाह किया है जो तुम उन्हें भी दुख दे रही हो। ठीक कह रही हो, वो सोच के बोली। आज 2 साल बाद उसने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। वो खुश भी थी, पर एक उदासी उसके अंदर उतरने लगी थी। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। बहुत सी यादें फिर से ताज़ा हो गई थी। उसकी आंखें नम होने लगी। एयरपोर्ट पे मामा बाबा और वलीद भाई उसे लेने आए थे। वो उनसे मिली और सुकून सा उसके दिल में उतरने लगा। उसके पेरेंट्स उसे देख के बहुत खुश थे। बार बार उनकी आंखें नम हो रही थी। वो घर आई और अपने कमरे में फ्रेश होने चल दी। फ्रेश होकर वो खाना खाने बैठी तो वलीद बोला, रोशी, इतनी लेट आई, वो भी अपने इकलौते भाई की शादी में। दिस इज़ नॉट फेयर। सॉरी भाई। रोशानी शर्मिंदा थी। अब तो नहीं जाएगी ना मेरी गुड़िया, मामा प्यार से बोली तो वलीद बोला, उफ़ मामा, ये अब जाएगी ज़रूर, बट अपने ससुराल। रोशान ने चौंकी। मामा मुस्कुराए, हाँ इंशाल्लाह। मामा प्लीज़ अभी कोई भी बात ना की जाए मेरी शादी से रिलेटेड। ओके बेटा, खाना खाओ तुम। वो चुप करके खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो अपने रूम में जाने लगी तो वलीद चला आया। तुम थकी हुई तो नहीं हो रोशी। नहीं भाई, क्यों, क्या हुआ, खैरियत। हाँ, बात करनी थी कुछ तुमसे। जी भाई, आ जाएं, रूम में बैठ के बात करते हैं। जी भाई, कहें। रोशा ने और वो बेड पे बैठे तो रोशा ने बोली, गुड़िया, माजी में जो कुछ हुआ वो सब बहुत गलत हुआ था तुम्हारे साथ। वो वलीद बोलने लगा। वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। रोशा ने खामोशी से सुन रही थी। तुमने जब रालिफ के बारे में हमें बताया गुड़िया, तुम्हें वजदान के हकीकत बताने पर बताया, उसने क्या कहा। उसने कहा रोशाना ने मुझसे झूठ बोला। अगर वो सच बोलती तो फिर मुझे सारी दुनिया भी भड़का देती ना, तो मुझे यकीन ना आता। रोशाना, गुड़िया, गलती तुम्हारी है, तुम्हें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं मानती हूँ भाई, मैंने झूठ बोला, पर सिर्फ इसलिए बोला कि उन्हें बुरा ना लग जाए, सिर्फ इसलिए। और उन्होंने मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। तो बेटा, इल्ज़ाम लगाने का मौका दिया किसने, तुमने ना। ना तुम झूठ बोलती और ना ऐसा होता। मैं ये नहीं कहता गलती तुम्हारी है, गलती वजदान की भी है, पर इस गलती में सबसे ज़्यादा शराकत तुम्हारी है। उसको मैंने सारी बात बताई तो उसकी हालत देखती तुम रोशी। वो 1-2 दफ़ा बोस्टन पे गया था सिर्फ तुम्हें देखने, और सिर्फ तुम्हें देख के आ गया, तुमसे मिला नहीं, क्योंकि शर्मिंदा था तुमसे वो रोशी। रोशानी के दिल को कुछ हुआ क्या। हाँ रोशी, पर भाई। रोशी, आपको अपने रिलेशन के बारे में अब सोचना होगा। आंटी अंकल अब तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं। जब जेनी ने हमें बताया कि तुम पाकिस्तान आ रही हो तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि अब बस अब रोशी को मनाना है। तुम इस बारे में सोचोगी ना, उसने पूछा। ओके, उसने सर हिलाया। वजदान को पता चला कि रोशा ने पाकिस्तान आ गई है तो वो उससे मिलने को बेचैन हुआ। क्या वो माफ़ करेगी। गुस्से में मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वो मुझसे बहुत नाराज़ होगी, बट मैं अपनी रोशानी को मना लूँगा, उसने मुस्कुरा के कहा और रूम से बाहर आया तो मामा बाबा और वानी कहीं जाने को तैयार थे। मामा बाबा, वानी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। हम रोशानी भाभी की तरफ जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ। वजदान एकदम तैयार हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। अब तुम रोशी से तभी मिलना जब वो इस घर में आ जाएगी। पर मामा, वो नाराज़। तो हम जा तो रहे हैं मनाने, तुम्हारा क्या काम। मामा मुस्कुराई। पर वो आपसे नहीं, मुझसे नाराज़ है। तो हम बोल तो रहे हैं जब वो यहाँ आएगी तब मनाना उसे। पर मामा, वो अपना सा मुँह लेकर रह गया तो वो दोनों हंस दी। ओके, जाएं। इतने में बाबा भी रूम से निकले। चलें, उन्होंने कहा और वो चले गए।
रोशानी के घर जाके वो लोग रोशानी से मिले और रोशानी को रुखसती पे मना के ही उठे। वलीद के वलीमे पे रोशानी की रुखसती करार पाई। रोशानी हैरान थी, सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया था कि उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, पर कहीं उसका दिल अंदर से बहुत खुश भी था। अब सब कुछ सही होने जा रहा था। वो मुस्कुराई। वजदान हैदर, तुम अपनी अब खैरियत मनाओ, इतनी भी आसानी से माफ़ करने वाली नहीं हूँ मैं। और सोच के मुस्कुरा दी। घर आकर मामा बाबा ने वजदान को ये खुशखबरी सुनाई तो उसे यकीन ही ना आया। वो सुन खड़ा था कि वानिया बोली, कहाँ खो गए भाई, यकीन नहीं आ रहा क्या? वानिया ने उसके चेहरे के आगे हाथ लेराया। क्या सच में? रोशन ने हाँ कहा। हाँ जी भाई, हम सच कह रहे हैं, अब बताइए कैसे यकीन दिलाऊं? उसने खुशी से वानिया और मामा को गले लगाया। थैंक यू आप दोनों का। और फिर बाबा के गले लगा। अरे थैंक यू हमारा नहीं, उसका करना जिसने इतनी गलतियों पे भी तुमसे सुलह करने का सोचा। जी मामा, कल जाता हूँ मैं। अरे कहा था ना मैंने तुम नहीं जाओगे। पर मामा, आप टिपिकल मामा तो ना बने। नहीं, मामा ने मना किया तो उसने मुंह बना लिया। वो तीनों हंस दिए। और फिर सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया। आज उसका और वलीद का मायो था। रोशा ने पीले जोड़े में बैठी फूलों के जेवर पहने सादगी में भी बहुत हसीन लग रही थी। मामा ने नजर लगने के डर से उसके चेहरे पर घूंघट डाल दिया था। थोड़ी देर में उसे वजदान के साथ लाकर बिठाया गया। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। वजदान आज बहुत ही खुश था। वजदान का दिल चाह रहा था उसे देखने को, इसलिए जैसे ही रश कम हुआ उसने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट ऊपर करना चाहा। तो रोशानी ने उसके घूंघट ऊपर करते हाथ पे एक थप्पड़ मारा। उसने फौरन से हाथ पीछे किया। नाराज हो? वजदान ने आहिस्ता से पूछा। रोशानी कुछ न बोली, पर दिल ही दिल में मजे से बोली, अब तो बोलते रहे आप, थोड़ा तंग करना तो बनता है ना वजदान। बताओ रोशा ने। वो फिर बोला। रोशा ने उसे माफ कर चुकी थी, पर थोड़ा नखरा दिखाने में क्या जाता था। इतने में सब लोग आ गए रस्में करने, तो वो खामोश हो गया, पर उसे यकीन हो गया था कि रोशा ने उससे सख्त नाराज है। मायूं खैर खैरियत से हो गया था। वो अपने कमरे में बैठी थी। क्या वजदान उससे नाराज नहीं है? उसने खुद से पूछा। क्या इतनी मोहब्बत करता है वो मुझसे? और इस ख्याल के आते ही वो मुस्कुराई। इतने में मामा चली आई। उसे मुस्कुराते देख के वो भी मुस्कुराई। क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं मामा, बस वैसे ही। वो जेपी, उन्होंने उसका माथा चूमा। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे, आमीन। उन्होंने उसे दुआ दी। मामा, आप मुझे बुला लेती। अरे नहीं बेटा, मैंने सोचा कि आज अपनी बेटी के पास जाके उससे बातें करूं, फिर ये मौका पता नहीं कब आए। उन्होंने नमलेजे में कहा तो रोशा ने उनके गले लग के रोने लगी। आज वलीद की बारात थी। रोशानी ने उसी पीले जोड़े में भाई की शादी अटेंड की। वजदान फिर उसे देख ना पाया था। मामा और वानिया उसकी हालत देख देख के हंस रही थी। खैर, वजदान को जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ पहुंचा। वजदान आज ब्लैक कलर की शेरवानी में किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। बारात पहुंच चुकी थी। रोशानी रूम में बैठी थी। ब्लड रेड कलर के लहंगे में, जिसपे गोल्डन से नगों का काम हुआ था, जेब तन किए शर्माई लजाई सी दुल्हन बनी आज गजब ढा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे स्टेज पे लाया गया तो वजदान उसे देख के मबहूत रह गया। बस कर दे, अब क्या होनों को की तरह देख रहा है, बाकी घर जाके देख लेना, बदहवास ना हो। शहीर उसके कान में बोला तो एकदम वो होश में आया। रोशनी को वजदान के बराबर में लाके बिठाया। उनकी जोड़ी चांद सूरज को शर्मा रही थी। दुल्हन तो दुल्हन, दूल्हा पे भी रच के रूप आया था। और फिर रुखसती का वक्त भी आ पहुंचा। खैर खैरियत से रुखसती हुई और अब वो वजदान के रूम में सेज पे बैठी थी। वजदान ने रूम को बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया था। पूरा कमरा गुलाब और मोतिया की खुशबू से महक रहा था। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो सीधी हो बैठी, नजरें और झुक गई। वजदान दरवाजा लॉक करके अंदर आया और सलाम किया। रोशानी ने जानबूझ के जवाब ना दिया। रोशानी, नाराज हो मुझसे? वो उसके पास आ बैठा। रोशानी दिल ही दिल में मुस्कुराई। कुछ तो बोलो यार। वो कुछ न बोली तो वजदान ने उसका हाथ थामा। रोशानी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो यूं बोला कि रोशानी के दिल को एकदम कुछ हुआ। उसने तो सोचा था वो उसे तंग करेगी, बट ये तो नहीं चाहा था कि वो यूं उससे माफ़ी मांगेगा। रोशानी तड़प उठी और अपने हाथ पीछे किए। वजदान ने उसकी तरफ देखा। नहीं वजदान, आप माफ़ी ना मांगें, आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला, आई एम सॉरी। रोशानी बोली तो वजदान ने उसका चेहरा ऊपर किया। मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ रोशानी, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। रोशानी मुस्कुराई। वजदान ने उसके हाथ थामे और डायमंड के कंगन उसके हाथ में पहना दिए। ये तुम्हारी रहनुमाई कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। पर आपने तो कहा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मैं आपसे दूर चली जाऊं। रोशानी को एकदम याद आया तो वो बोलते हुए अपनी जगह से उठी और विंडो के पास जाके खड़ी हो गई। रजदान उसके पास चला आया और उसके कंधों से थाम के खुद से करीब किया। रोशानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसके कान के करीब आके बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी सुनसान जजीरे पर अकेले जाओ, और अगर जाओ भी तो मैं तुम्हारा हम कदम होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कुछ देखना चाहूँ तो तुम अपनी आंखें मेरी आंखों पर रख दो, और जब मैं अपनी धड़कन महसूस करना चाहूँ तो वो धड़कन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो।
वो उसके कानों में रस घोल रहा था और वो मबहूत हुए उसे सुन रही थी। इतनी मोहब्बत, रोशानी बोली तो वजदान ने उसकी आंखों में देखा। ना तुमसे पहले कोई थी, ना है और ना होगी। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कोई आ गई तो गारंटी नहीं देता। वजदान ने पहले सीरियस और फिर मजाक में बात उड़ाई तो रोशानी ने एक मुक्का उसके सीने पे मारा। अगर मेरे अलावा इसमें कोई आई ना तो तोड़ फोड़ के रख देना है मैंने इस दिल को। हा हा हा। रोशानी आज की रात अपने शेल्टर को तोड़ने की बात कर रही है। बहुत जालिम हो तुम। हाँ, तो मेरे अलावा यहाँ कोई आना भी नहीं चाहिए। उसने उसे वार्न किया तो वो हंसा और उसके चेहरे को हाथों में लेकर बोला, आई लव यू सो सो मच माई ब्यूटीफुल वाइफ। रोशानी को अपने गाल का थप्पड़ याद आया। उसने वजदान के हाथ हटाए। मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? पता है मुझे कितना दर्द हुआ था? रोशानी निरूठेपन से बोली तो वजदान ने उसके कमर में बाजू हमाइल किया और फिर से उसे अपने बेहद करीब किया। रोशानी एकदम बौखलाई और शर्मा के नजरें झुका ली। वजदान ने उसके चेहरा ऊपर किया और उसके गाल को चूमा। रोशानी के तो होश ही उड़ गए। दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। अब तो दर्द नहीं हुआ ना? और कोई शिकायत? वजदान ने शरारत से कहा तो रोशानी ने शर्मा के चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वो जोर से हंसा। अब उन्हें पता था कि उनकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही खुश व खुर्रम गुजरनी थी। मोहब्बत उनके दिलों में धड़कती थी। ख़त्म शुद। अरे अरे व्यूवर्स, कहाँ जा रहे हैं आप सब? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।